बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो पास टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हमने सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है उसको साबित करना है कि वो SHM में है कि नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है कि नहीं है। आज हमने साबित करना है। बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान है, जिस तरह हमने पहले 2 टॉपिक पढ़े हैं ये बिल्कुल वैसे है, सिर्फ आपके तवज्जो और गौर की जरूरत है। सबसे पहले हमें सिंपल पेंडुलम का पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक स्मॉल मेटल बोर्ड, ये मेटल, स्मॉल मेटल जो एक हल्की रस्सी के साथ फिक्स पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। ये जो हमारे पास है ये फिक्स पॉइंट, जिसको आप मीटर रॉड कह सकते हैं, किसी भी चीज के जरिए जब आपने फिक्स कर दिया उसी को फिक्स पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? रस्सी है, स्ट्रिंग है, जिसकी लेंथ L है। अब ये हमारे पास क्या है? मेटल है, जिसका मास M, जिसका मास M। अब डियर स्टूडेंट, अगर यहां पे हम देखते हैं ये जो इसकी पोजीशन है O, जिसको मैं मीन पोजीशन का नाम देता हूं, यहां पे जब वो रुकी है तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। क्यों? क्योंकि इस पे तमाम नेट फोर्स का रिजल्ट जो आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है। अब जब हम स्मॉल मेटल बोर्ड को रस्सी के साथ अटैच किया है तो रस्सी में एक चीज फोर्स पैदा होगी जिसको टेंशन का नाम देते हैं। और इस मेटल बोर्ड जो हमारे पास मास है, इसका वेग जो है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका वेग जिसको W = N। अब मेरे बेटे, अब हमारे पास टेंशन और वेट जो है वो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के मुखालिफ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं। बाकी जो रहते हैं वो इक्विलिब्रियम है, बाकी जो रहते हैं। अब मेरे बेटे, मैं इस पे फोर्स लगा के इस जिस्म को जो है मैं यहां पे लेकर आता हूं, यहां पे लेकर आता हूं, तो आप देखते हैं यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, जिसको मैं थीटा का नाम देता हूं, एंगल बन रहा है। जिसको मैं थीटा का नाम। अब मेरे बेटे, हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझने वाली है, वो यही है कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या कौन सी है, वो चीज हमने देखी, बाकी वो पीछे वाला सारा टॉपिक है। अब मेरे बेटे, जब हम इसको यहाँ पे फोर्स लगा के, अप्लाई फोर्स लगा के यहाँ पे लेकर आते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास वेव जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, टूट जाती है। 2 कंपोनेंट हासिल होते हैं। एक वेव का जो कंपोनेंट हासिल होता है WX, दूसरा जो हासिल होता है WY। WX क्या है? WX = mg cos थीटा। दूसरा क्या है? WY = mg sin थीटा। ये आपने जो कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, ये जो आपने रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपने 9th में चैप्टर नंबर 4 रेजोल्यूशन में गौर से इनको देखा होगा। वहां तो मैं फोर्स की बात करते थे, सिर्फ फोर्स की, इसलिए यहाँ वेट भी हमारे पास फोर्स है और ये mg है, ये वेट का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने वेट की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। समझे मेरे बेटे? अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। अब इसका वेट जो है वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है और इसका जो हमारे पास टेंशन होगी, सॉरी, एक कंपोनेंट हमारे पास ऐसे, या इसको थीटा, और दूसरा जो हमारे पास होगा वो ऐसे। अब देखिए, यहां पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। यहां किसका एंगल बन रहा है?
90 का एंगल बन रहा है। अब देखिए थीटा और 90 के एंगल वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। मतलब कौन सा कंपोनेंट होता है? एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है। इसलिए मैं यहां पे एस को किसका नाम दे रहा हूं? wx इज इक्वल टू mg sin सॉरी mg cos थीटा, और इस कंपोनेंट को किसका नाम दे रहा हूं? wy इज इक्वल टू mg sin। ये बात मेरे बेटों को समझ आ गई? अब डियर स्टूडेंट, अब देखा जाए तो हमारे पास यहां पे रस्सी में एक फोर्स मौजूद है जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। टेंशन और हमारे पास ये जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, वेट का एक्स कंपोनेंट मतलब mg cos थीटा है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। मतलब टेंशन एंड mg cos थीटा are anti-parallel to each other. Therefore, they cancel their effect. Therefore, they cancel their effect. अब जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को असर को ज़ैल कर देते हैं। बाकी हमारे पास एक कंपोनेंट बनता है, वो हमारे पास y कंपोनेंट रहता है, मतलब mg sin थीटा। यहाँ पे mg sin थीटा जो है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। एज ए रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। मतलब अब हम दूसरे और आसान लफ्जों में हम क्या कहते हैं? mg sin थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या हमारे पास? रिस्टोरिंग फोर्स। अब मेरे बेटे जब हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा के जिस्म को यहाँ पे लेकर आते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आते हैं, जिसको मैं ए का नाम देता हूँ, ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो हमारे पास पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, मैंने इसको यहाँ पे इनकी वजह से यहाँ पे लिखा है। ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये जो है उसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मेरे बेटे जब बॉडी जो है वो ओ से ए की जानिब जाएगी तो फोर्स क्या होना शुरू होगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और इस बॉडी के जो है ये हमारे पास स्मॉल मेटल वो जो है इसमें फोर्स होगी वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और उसी फोर्स का जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो किसकी जानिब होगी? मेन पोजीशन की जानिब। जब वो ए पे पहुंच जाएगी, यहां पे हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब जहां भी हम जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ओ से ए की जानिब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ए पे बिल्कुल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। जब इस स्मॉल मेटल बोट को, इस बॉडी को मैं यहां पे छोड़ूंगा तो mg sin थीटा जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है वही इसी बोर्ड को मेन पोजीशन या दूसरी जानिब धकेलना शुरू कर देगा। मेन पोजीशन या दूसरी जानिब धकेलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे जब बॉडी आएगी दोबारा मेन पोजीशन पे आएगी तो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से जिस्म नहीं रुकेगा। इनर्शिया की वजह से ये स्मॉल मेटल बोब जो होगी यहाँ पे नहीं रुकेगी। अब वो कहां पे चली जाएगी? वो यहां पे। अब इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट है भी, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है।
बी भी हमारे, इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, जबकि ओ जो हमारे पास मेन पोजीशन है। अब जिस्म जो है ओ के गिर्द अपनी पोजीशन को आगे पीछे दोहराता रहेगा, अपनी मोशन को आगे पीछे दोहराता रहेगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब जिस्म को हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जिस्म जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा, उसकी मोशन जो है, उसकी वेलोसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू होगी। जब वो ओ पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी जो मोशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से जिस्म यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि वो बी पॉइंट पे चला जाएगा। बी पॉइंट में एक सेकंड के लिए, एक सेकंड से कम वक्त के लिए जिस्म जो होगा वो रुकेगा, जिस्म जो होगा वो रुकेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन है, जब जिस्म जो है ओ से बी की जाने आना शुरू हो जाएगा, फोर्स एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहां पे जब पहुंच जाएगा फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह जिस्म जो है वो आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराता रहेगा। अब मेरे बेटे, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई हो, रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद हो, फोर्स की जो डायरेक्शन हो वो मेन पोजीशन की जानिब हो, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, इनर्शिया भी मौजूद। तो ये तमाम की तमाम चीजें सिंपल पेंडुलम में पाई जाती है। इसलिए सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होगी वो हमारे पास सिंपल SHM होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। इसकी एग्जांपल को भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब इसकी जो हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अब टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई जिस्म वाइब्रेट कर रहा है उसका एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना उसने टाइम लिया उसी टाइम को टाइम पीरियड का नाम देते हैं। उसी को किसका नाम देते हैं, ए बॉडी टेकिंग टाइम ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल या वाइब्रेशन। जब कोई जिस्म अपना एक चक्कर या एक वाइब्रेशन जो है मुकम्मल करेगा, कितने वक्त में मुकम्मल करेगा, वो जो वक्त होगा, वो जो टाइम होगा, वो हमारे पास टाइम पीरियड का है। टाइम के कम भाई वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल और वाइब्रेशन। अब यार स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला ये है, T इज इक्वल टू 2πL और G। ये उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज बनता है। एमसीक्यूज क्या है कि टाइम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ, डिपेंड अपॉन लेंथ। जिस पेंडुलम की लेंथ ज्यादा होगी, जितना बढ़ती जाएगी उसका टाइम पीरियड भी उतना इंक्रीज होता जाएगा। जिसका टाइम पीरियड लेंथ कम होती जाएगी उसका टाइम पीरियड भी उतना डिक्रीज होता जाएगा। इसके लिए मैं मैथमेटिकली इक्वेशन के जरिए ये साबित करते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड बाकी डिपेंड करता है लेंथ पे, या ऐसे हमने कह दिया है।
अब देखिए हमारे पास एक सिंपल पिंडोलियम है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर। अब मेरे बेटे अब हम देखते हैं कि सिंपल पिंडोलियम जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। अब हमारे पास दो है, एक का हमारे पास लेंथ कितना है 1 मीटर है, दूसरा हमारे पास क्या उसकी लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर। लेंथ जो है हमारे पास वो 0.5 मीटर है। अब हमने देखना है कि टाइम पीरियड इसका ज्यादा या टाइम पीरियड इसका ज्यादा है, जबकि पहले मैंने यही कहा है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज लेंथ भी इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज टाइम पीरियड भी इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज टाइम पीरियड भी डिक्रीज। मतलब लेंथ बढ़ती जाएगी, किसी भी सिंपल पेंडुलम की रस्सी की लंबाई बढ़ती जाएगी, उसका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। किसी भी पेंडुलम की लेंथ कम होती जाएगी, उसका टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। अब हम इसके जरिए सॉल्व करते हैं। अब जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड है, और पाई हमारे पास काट इसकी 3.1। अब मेरे बेटे हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है, T = 2 पाई L ओवर G। अब इनमें हमने क्या पुट कर देना है, वैल्यूज पुट कर देना है। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे T = 2 × 3.1। अब लेंथ हमारे पास कितना है 1, अब G हमारे पास कितना है 10। अब इनको जब डिवाइड करेंगे T = अब 2 × 3.14 0.1 0.2। अब मेरे बेटे सबसे पहले हमने 0.1 का क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब हम 0.1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 3.2 × 3.14 × 0.316, ये आंसर। अब इन सब को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 2, आंसर जो आएगा 1.997 1.997। अब डियर स्टूडेंट अब हम इसको करते हैं, तो T = 2 multiplied 3.14 0.5 over 10। जब 0.5 को 10 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.005 अब जब हम 0.05 की जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.224। T = 2 multiplied 3.14 0.224। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3.14 मल्टीप्लाई, ये आंसर जो आया 1.4 सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड। अब ये मेरे बेटे अब ये देखिए हमें बाकी पता चल रहा है कि जब हमने लेंथ को इंक्रीज की वो हमारे पास जो आंसर आया 1.99 आया। जब हमने 0.5 मीटर डिक्रीज की जो हमारे पास लेंथ टाइम पीरियड है 1.40 सेकंड आया। इसका मतलब क्या, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है, लेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो इसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास 3 और डेफिनेशंस हैं, इन्हीं के मुताबिक हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाइब्रेशन।
ये जो वाइब्रेट करता हुआ बॉडी है, जब वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा उसको वाइब्रेशन करें। कैसे? अब बॉडी क्या ओ से ए की जानिब जाएगा, सॉरी, जब जिस्म को यहां पे छोड़ते हैं जिस्म क्या आएगा, ए से ओ की जानिब आएगा, फिर ओ से बी की जानिब जाएगा, फिर क्या होगा, बी से ओ की जानिब और ओ से ए की जानिब। जब दोबारा वापस यहाँ पे जिस्म आ जाएगा वो उसकी वाइब्रेशन करेगा। द राउंड कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body is called vibration. Is called vibration. टाइम पीरियड हमने पहले भी डिस्कस किया है। A body time taken by a body of vibration body in a 1 second is called time. किसी भी जिस्म का, वाइब्रेट करते हुए जिस्म का एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लेगा उसी टाइम को हमने टाइम पीरियड का नाम देते हैं। टाइम टेकन by a body by a vibrating to complete 1 second अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लेगा उसी को टाइम पीरियड का नाम देते हैं। अब टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट है वो है सेकंड, जिसको एस से जेड। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उलट है। अब उसकी क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन टू कंप्लीट इन 1 सेकंड, टू कंप्लीट इन नंबर 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। number of cycle of a vibrating body completes in 1 is called frequency। और फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास यूनिट है, इसके हमारे पास ये सॉरी फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज, जिसको HZ से है, HZ। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम। अब मेरे बेटे इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। अब मेरे बेटे अब एम्पलीट्यूड को हम डेफिनेशन क्या करेंगे, किसी भी वाइब्रेट करते हुए जिस्म का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वस्ती पोजीशन से करती है। अब देखें O से A के दरमियान जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी on other side from mean position, the maximum displacement
फ्रॉम अदर साइड या अदर पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑफ ए वाइब्रेटिंग, इसका मेन पोजीशन से किसी जिस्म का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मीटर का। एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर, जिसको हम एफ से शो। अब ये आज का हमारे पास टॉपिक था, तो मेरे ख्याल में मैंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जो आप लोगों को परेशान करे। अगर फिर भी क्योंकि कोई दुनिया की कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मैं भी अभी सीखने के मरहल में हूँ, तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो दोबारा वीडियो को देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आपने कमेंट्स में क्वेश्चन करना है, इंशाल्लाह मैं उसका फिर आप लोगों को जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।